हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिंको। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। सो जिन जिन लोगों ने पहले क्लास नहीं देखे है वो ज़रूर देख लेना, ताकि आगे का जो हम पढ़ेंगे अभी वो ठीक से समझ में आए। तो चलो भाई, आज हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारा है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। हम आज तक, अभी तक जितने भी एक्ट पढ़ते आ रहे हैं वो सब किस चीज़ के लिए पढ़ते आए हैं, मतलब उनका मोटिव क्या रहता है वो एक्ट का। वो सब ब्रिटिश पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाने के लिए। समझ में आ रहा है? जो पहले तुम्हारा 1861 पढ़े थे हुआ, वो भी तुम्हारा लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाने के लिए पास किया गया था। वैसे ही ये तुम्हारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है, ये भी तुम्हारा ब्रिटिश पार्लियामेंट के तरफ से पास किया गया एक लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स है। क्या है ये? एक पास किया गया, क्या है ये? तुम्हारा एक लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। समझ में आया किस चीज़ के लिए लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाया जा रहा है? ताकि और अच्छे से तुम्हारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए गवर्न कर सके, इसके लिए। तो इस एक्ट का मेन मोटिव ये था कि जो तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, समझ में आ रहा है, जो तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में तुम्हारा इंडियन लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो तुम्हारा इंडियन लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो तुम्हारा इंक्रीज करने के लिए। क्या इंक्रीज करने के लिए? टू इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन ब्रिटिश इंडिया। समझ में आ रहा है? इंक्रीज द पार्टिसिपेशन इंडियन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ में आ रहा है? तो इस एक्ट का मेन मोटिव तो यही था कि थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए तुम्हारा इंडियन मेंबर का जो पार्टिसिपेशन है, जो एंट्री है तुम्हारा, वो थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए। समझ में आ रहा है? तो इंक्रीज अगर करेंगे तो क्या होगा भाई? तुम्हारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तुम्हारा आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है हुआ, एक तो है तुम्हारा सेंट्रल लेवल पर, समझ में आ रहा है, और एक है तुम्हारा प्रोविंशियल लेवल पर। एक है तुम्हारा सेंट्रल लेवल पर और एक है तुम्हारा प्रोविंशियल लेवल पर। तो इन दोनों का जो साइज है तुम्हारा, वो तुम्हारा एक्सपांड कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ताकि ज़्यादातर ज़्यादा तुम्हारा पार्टिसिपेशन हो सके। समझ में आ रहा है? तो कैसे ज़्यादा तक ज़्यादा तुम्हारा इंडियन जो है वो कैसे इन्वॉल्व होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ, उसके लिए तुम्हारा सेंट्रल लेवल में जो तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है और प्रोविंशियल लेवल में तुम्हारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनका वो साइज को थोड़ा तुम्हारा इंक्रीज कर दिया गया। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? पहले तो तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो मेंबर होंगे ही ना, जितने थे पहले, उनसे थोड़ा इंगेज करेंगे ये लोग। तो जो पहले थे तुम्हारा जो मेंबर थे, पहले तो ऑफिशियल मेंबर सब थे। अभी जो आएंगे तुम्हारा नॉन ऑफिशियल मेंबर का मतलब क्या होता है तुम्हारा? नॉन ऑफिशियल मेंबर का मतलब ये है कि उस टाइम में जो गवर्नमेंट था, जितना भी गवर्नमेंट था, वो सब ऑफिशियल मेंबर थे जो मेंबर होंगे। नॉन ऑफिशियल का मतलब ये नॉन गवर्नमेंट मेंबर जो थे तुम्हारा, उनका एंट्री मिल रहा है अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं? नॉन गवर्नमेंट वाला जो मेंबर्स है उनका एंट्री हो रहा है।
तो जो पहले जो मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, समझ में आ रहा है, तो उनमें अभी मिक्सचर बन जाएंगे। क्या? ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर का मिक्सचर बनेंगे अभी। समझ में आ रहा है? तो पहले जो मेंबर थे 12, अभी इंक्रीज कर दिया गया 12 से 16। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उनका जो एंट्री हो रहा था अभी, मतलब जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, वो किस तरीके से हो रहा था? पहले कि इधर इलेक्शन का, डायरेक्ट इलेक्शन का वो कंसेप्ट नहीं आया था। अभी जो हो रहा है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से वो आ रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कैसे? इनडायरेक्ट इलेक्शन में। और इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए वो रिप्रेजेंटेशन जो रखते थे ये लोग, कौन? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो था उनका, जो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन था जो इंट्रोड्यूस किए थे, वो जो लोकल बॉडी से जो तुम्हारा आते थे मेंबर सब, लोकल बॉडी से तुम्हारा, लोकल बॉडी सॉरी, जो लोकल बॉडी से तुम्हारा, तो वो क्या है तुम्हारा? जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ तुम्हारा, क्या? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ, फिर तुम्हारा यूनिवर्सिटी हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ तुम्हारा, फिर तुम्हारा म्यूनसिपालिटी हुआ, म्यूनसिपालिटीज हुआ, और एक तुम्हारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहा। समझ में आ रहा है? जमींदार हुआ। रेकमेंड कर रहे थे ये लोग तुम्हारा मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो प्रोविंशियल काउंसिल में, समझ में आ रहा है, जो तुम्हारा मेंबर आएंगे, तो वो सिलेक्शन कौन कर रहा था तुम्हारा इस बॉडी में? जो म्यूनसिपैलिटीज हुआ, चैम्बर्स हुआ, कॉमर्स हुआ, जमींदार हुआ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ तुम्हारा, ये सब रेकमेंड करते थे तुम्हारा प्रोविंशियल काउंसिल में मेंबर्स लोग। मतलब क्या है इधर? मतलब ये हुआ कि इट वाज द बिगिनिंग ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट इलेक्शन तो हुआ नहीं, किसी की और से अगर तुम्हारा ये सब सिलेक्शन आ रहे हैं, ये लोग अगर तुम्हारा चैम्बर में आ रहा है, तुम्हारा असेंबली काउंसिल में आ रहा है, तो वो इट वाज द मार्क द बिगिनिंग ऑफ व्हाट? योर इनडायरेक्ट इलेक्शन। समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट कैसे तुम रिलेट कर सकते हो? पहले कि जो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में आते थे वो डायरेक्टली नहीं आते थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था तुम्हारा, वो एक प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया। व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो कि लोकल बॉडीज थे तुम्हारा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, म्यूनसिपालिटीज हुआ, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हुआ, जमींदार हुआ, ये लोग तुम्हारा रेकमेंड करते थे कि कौन सी मेंबर तुम्हारा प्रोविंशियल काउंसिल में आएंगे और कौन नहीं आएंगे। तो इट वाज, यू कैन थिंक इन योर माइंड दैट इट वाज द बिगिनिंग, इट वाज द मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इनडायरेक्ट इलेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हुआ? तो जितने भी मेंबर अभी तुम्हारा आएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सोचो तुम एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का उस टाइम में 1892 में अभी हो, प्रेजेंट हो इंडियन काउंसिल एक्ट में। ऐसे नॉन ऑफिशियल मेंबर तुमको इंडियन काउंसिल एक्ट में मिल गया, घुसने की मौका मिल गया, तुमको चले गए अंदर, ठीक है भाई, तुम आ गए, तो तुम्हारा जो, तुमको जो पावर दिया गया, समझ में आ रहा है? काउंसिल में क्या होता है भाई? डिस्कस करने का, बजट का, ये सब का तुम्हारा एग्जीक्यूटिव पब्लिक मैटर, ये सब तुम्हारा डिस्कशन करने का वो तुम्हारा पावर होता है। समझ में आ रहा है? तो जितने भी तुम्हारा मेंबर थे, तुम अगर उधर मेंबर हो तो तुमको लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो बजट हुआ, जो क्वेश्चन कर सकते हो तुम एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। समझ में आ रहा है? जैसे कि पब्लिक मैटर में हुआ, बट यू कैन डिस्कस,
यू कैन क्वेश्चन ऑन बजट हुआ तुम्हारा, जो तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो बजट आता है तुम्हारा, उसमें तुम डिस्कस क्वेश्चन कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तुम जो क्वेश्चन कर सकते हो, तुम्हारा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो पब्लिक मैटर्स हुआ उनमें तुम क्वेश्चन कर सकते हो। जो तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो बजट आया उनको तुम डिस्कस कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिलेटेड जो तुम्हारा पब्लिक मैटर आया, एक है तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो बजट, उसमें तुम डिस्कशन कर सकते हो भाई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिलेटेड जो तुम्हारा पब्लिक मैटर आया उनमें तुम क्वेश्चन कर सकते हो, बट यू डोंट हैव द पावर टू वोट ऑन बजट। समझ में आ रहा है? तुम बजट को लेके वोटिंग नहीं कर सकते ऐसे मेंबर। समझ में आ रहा है? तुम डिस्कस कर सकते हो लेकिन तुम बजट को लेके वोटिंग नहीं कर सकते। और जो क्वेश्चन जो है तुम्हारा पब्लिक मैटर को लेके, उसमें भी तुम कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? जो तुम्हारा एडिशनल क्वेश्चन तुम कुछ कर भी नहीं सकते उधर। पहली बात है तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, और एक बार बता देता हूँ, जो बजट आता है तुम्हारा उसमें तुम डिस्कस कर सकते हो। और तुम्हारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो पब्लिक मैटर रिलेटेड जो टॉपिक आया तुम्हारा, उसमें तुम क्वेश्चन कर सकते हो। बट भाई इनमें भी तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ पावर ऑन वोटिंग ऑन बजट। तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन दिया गया भाई। ये क्या बात हुई तुम्हारा? तुमको एक तो तुम्हारा ऐसे मेंबर, तुमको पावर होना चाहिए ना कि बाकी मेंबर जैसे तुम्हारा वोटिंग कर रहे हैं, तुम्हारा क्वेश्चन कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करते रहे, तुमको क्या अंदर बैठाया गया, फिर पावर तो दिया गया, वो भी तुम्हारा लिमिटेड पावर। लिमिटेड पावर तो पता चल रहा है ना इधर। अगर तुम डिस्कस कर रहे हो, अगर तुम क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे हो, तुम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हो, वोटिंग कर नहीं पा रहे हो, तो क्या फायदा तुमको अंदर जाके? समझ में आ रहा है? इस चीज को लेके भी तुम्हारा क्वेश्चन आया था। मतलब वो मूवमेंट टाइप फील हो गया था नेशनल आईएनसी में। वो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसमें तुम्हारा क्या रेस्ट्रिक्शन था वोटिंग में। ओवरऑल हम देखेंगे तो जितने भी इंडियन लोग को तुम्हारा काउंसिल में एंट्री मिला है, समझ में आ रहा है, उनको क्या मतलब लिमिटेड पावर ग्रांट किया गया है। बस पावर तो दिए हैं, जो उनका डिमांड था, जो लिमिटेड पावर तुमको ग्रांट में मिला था, जो कि तुम्हारा इंडियन लोगों को नहीं चाहिए था। हमको लिमिटेड पावर नहीं चाहिए था भाई, हमको फुल पावर चाहिए था। उनका डिमांड ये था। उनका जो लिमिटेड पावर जो ग्रांट में मिला था उनको, वो नहीं चाहिए था लिमिटेड पावर, उनको फुल पावर चाहिए था। समझ में आ रहा है? उनको पावर फुल चाहिए था। सो अगर हम देखेंगे तो ये जो तुम्हारा निकल के आया लिमिटेड पावर ग्रांट में जो मिला था, इट क्रिएटेड ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक बार बताते हो, जो लिमिटेड पावर जो ग्रांट में मिला उनको, जो उनको अपोज कर रहे थे, उनका जो दिमाग में, उनका जो माइंड में था कि ये दो ब्रिटिशर्स हमको लिमिटेड पावर दे के हमको ये रख रहे हैं, वो रख रहे हैं। तो दिस रिफॉर्म्स मेनली create a significant step towards the representative form of government. What is representative form of government? उनका कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं रह रहा ना इसमें, तो वो अभी शुरुआत करने वाले हैं। क्या वो शुरुआत करना चाहते थे इंडियंस लोग को, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। समझ में आ रहा है? एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया बने उनका। ये तुम्हारा टाइम कौन सी चल रहा है? 1892। उसके जो पहले जो आईएनसी फॉर्म हुआ था तुम्हारा, कब हुआ था भाई? 1885 में जो आईएनसी तुम्हारा जो फॉर्म हुआ था, हुआ 1885 में। तो उनका बस ये डिमांड था कि
उनको ज़्यादातर पावर ग्रांट में मिले ताकि वो जो फाइनेंशियल मैटर हुआ उनमें वो डिस्कशन कर सके। हुआ क्या? उनका डिमांड क्या था इस टाइम में 1885 में? डिमांड क्या था? डिमांड ये था कि उनको पावर मिले कि वो फाइनेंशियल मैटर का जो जितना भी बजट हुआ तुम्हारा उनमें वो डिस्कशन कर सके। समझ में आ रहा है? डिस्कशन कर सके और इलेक्शन का इंट्रोड्यूस किया जाए, ये बस उनका डिमांड था। सो जो इंडियन चाहते थे कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ तुम्हारा इलेक्शन, समझ में आ रहा है? इंडियन चाहते थे तुम्हारा डायरेक्ट इलेक्शन भाई, लेकिन ब्रिटिश ने उनका जो डिमांड था उनको पार्शियली एड्रेस किए थे वो। लाइक ठीक है भाई तुमको पावर दिया जाएगा, तो इंडियन खुश हो गए भाई, लेकिन वो पावर में उनको लिमिटेड मिला मिला ठीक है। इलेक्शन इंट्रोडक्शन करने के लिए डिमांड किए थे, ठीक है, वो भी पार्शियली एड्रेस किए थे, पार्शियली ग्रांटेड किए थे कि वो डायरेक्ट इलेक्शन की जगह उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन का डिमांड वो कर दिए थे। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल हम अगर ये काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को अगर देखेंगे तो इसमें जो आईएनसी का जो डिमांड था वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहते थे इंडिया में। समझ में आ रहा है कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन, उनका जो गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट वो ब्रिटिश बनाए हैं हुआ, तो उनको पार्टिसिपेशन तुम्हारा ज़्यादा तक ज़्यादा रहे ताकि उनको जो फ्यूचर रिफॉर्म्स है वो अच्छे से बन पाए। समझ में आ रहा है? तो अभी उसका जो प्रोविजन हुआ कि सिग्निफिकेंस, इतना दूर तक समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? थोड़ा जितना और एक बार बता देता हूँ उसको। तुम्हारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 हुआ, ये तुम्हारा पास किए थे जो, हाँ ये बताने से पहले तुमको मैं भूल गया था, उस टाइम में तुम्हारा कौन वाइसरॉय कौन था भाई? इस टाइम में तुम्हारा वाइसरॉय कौन था? तुम्हारा ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट जो पास किए थे वो कौन थे? वो तुमको जानना भी जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो इस टाइम में तुम्हारा वाइसरॉय जो थे, ये बस तुम्हारा याद रखने के लिए हुआ। लेकिन जो अभी जो बताया मैंने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे फिर बताऊंगा तुमको। अभी जो वाइसरॉय थे इसमें कौन थे? तुम्हारा लॉर्ड लैंसडाउन। कौन थे भाई? लॉर्ड लैंसडाउन तुम्हारा वाइसरॉय थे। वाइसरॉय इन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। समझ में आया? और फिर तुम्हारा इसमें जो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 जो है अभी, ये जो तुम्हारा इंट्रोड्यूस कौन किया था? ये कौन पास किए थे भाई? इंट्रोड्यूस कौन किया था? लॉर्ड क्रॉस ने। इंडियन लिख देता हूँ पर याद रखने के लिए, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इंट्रोड्यूस कौन किए थे भाई? लॉर्ड क्रॉस ने। याद रख लेना, लॉर्ड क्रॉस। इसमें वाइसरॉय भी लॉर्ड है, लॉर्ड लैंसडाउन, और तुम्हारा इंट्रोड्यूस जो किए थे सेक्रेटरी थे वो, स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी का मतलब जो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको जो पोजीशन बस बदला गया था, जिसका वाइसरॉय बना गया था। समझ में आ रहा है? वही गवर्नर जनरल अभी वाइसरॉय कहा जा रहा है। तो जो लॉर्ड लैंसडाउन थे तुम्हारा वाइसरॉय, अभी जो इंट्रोड्यूस किए थे वो थे लॉर्ड क्रॉस थे। क्रश कर दिया। समझ में आया कि नहीं? सब कुछ क्रश कर दिया अभी। समझ ऐसे कुछ करके वो तुम याद रख सकते हो।
तो अभी हम देखेंगे कि आ, जो तुम्हारा प्रोविजन क्या क्या था इसका, जो 1892 एक्ट का। ये तुम्हारा बेसिक जो रिप्रेजेंटेशन, मेन पॉइंट दिमाग में बैठा लेना कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आया था वो बस तुम्हारा लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाने के लिए और इंडियन लोगों का पार्टिसिपेशन इन ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंक्रीज करने के लिए वो आया था 18। अगर तुमको बताया जाएगा कि 1890 वो इंडियन पार्टिसिपेशन कौन से एक्ट में आया था, तुम आराम से कर सकते हो। समझ में आया? तो इसका प्रोविजन क्या था, मेन प्रोविजन कुछ देख लेते हैं। तुम्हारा कौन सा, जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 का। पहली बात, बात तो हो रही है तब से लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कुछ भी बात आ रहा है सब लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में तुम्हारा मेंबर का आना हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल का तुम्हारा साइज बढ़ाने की बात हुआ, वो सब तो बात अभी तक हो रही है, चर्चा में आ रही है अभी। तो पहली पॉइंट तो वही बात है कि एक्सपांशन ऑफ तुम्हारा क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ। बताया था मैंने पहले कि पहले जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंट्रल में है और तुम्हारा प्रोविंशियल में है, दोनों की साइज को बढ़ा गया। जो सेंट्रल में जो तुम्हारा कौन, गवर्नर जनरल काउंसिल, उधर जो मेंबर थे 12 to 16 कर दिया गया। और बंगाल मद्रास का अप टू तुम्हारा 20 मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया, अप टू 20 मेंबर्स। समझ में आ रहा है? प्रोविंस क्या तुम्हारा जो बॉम्बे और मद्रास में अप टू 20 मेंबर्स। समझ में आ रहा है? अप टू 20 मेंबर्स इंक्रीज कर दिया गया। समझ में आ रहा है? ये बात पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ाया गया। दूसरी बात तुम्हारा क्या, दूसरी पॉइंट क्या है, इंक्लूजन ऑफ तुम्हारा नॉन ऑफिशियल मेंबर। समझ में आ रहा है भाई? इंक्लूजन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर। नॉन ऑफिशियल मेंबर मीन्स ही तुम्हारा नॉन गवर्नमेंटल मेंबर जो थे। समझ में आ रहा है? जो तुम्हारा रेकमेंड कौन कर रहे थे, नॉन ऑफिशियल, ये तो तुम्हारा इंक्लूजन होंगे मेंबर, लिख देता हूं ऐसे। कौन करेंगे भाई, तुम्हारा जो लोकल बॉडीज है तुम्हारा, लाइक तुम्हारा म्यूनसिपाल्टी हुआ, पहली बात म्यूनसिपाल्टी, तुम्हारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ। तीसरी बात जमींदार्स। समझ में आ रहा है? यूनिवर्सिटीज। समझ में आ रहा है? तो ये सब तुम्हारा मेंबर्स को रेकमेंड करेंगे थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। किसके थ्रू? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ ये। समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट अभी शुरू हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर दूसरी बात क्या है तुम्हारा, सॉरी ये दूसरी बात हो गया। तीसरी बात क्या है कि तुम्हारा पावर को लेके भाई, समझ में आ रहा, फाइनेंशियल एंड लेजिस्लेटिव पावर जो मिला था उनको, जो डिमांड किए थे, वो तो पावर दिया गया लेकिन वो पावर लिमिटेड था। समझ में आ रहा है? लिमिटेड पावर उनको ग्रांट में मिला था। तो मेंबर्स, ऑल्दो द मेंबर्स वर गिवन द पावर or the right to discuss the budget and financial matter and express his opinion through full control over finance and was not granted। समझ में आ रहा है तुमको? मतलब जितना भी पावर उनको मिला वो डिस्कस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन फुल पावर जो फाइनेंस मैटर में उनको जो मिला था वो नहीं मिला था, लिमिटेड पावर मिला था। लिमिटेड पावर इन फाइनेंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ में आ रहा है?
उनको तो राइट्स मिल गया था। मेंबर्स वर गिवन द राइट टू डिस्कस द बजट एंड फाइनेंशियल मैटर एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। कि भाई लोग, तुम मेंबर जितना भी, नॉन ऑफिशियल मेंबर जितना भी तुम आए हो अंदर, तुमको राइट मिला है किन के बारे में, किन चीज़ में तुमको डिस्कस करने के लिए, किन के ऊपर बजट हुआ, समझ में आ रहा है। फाइनेंशियल मैटर को लेके तुम्हारा क्या, तुम्हारा ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो कि ये होने से, वो नहीं होने से एक्सप्रेस कर सकते हो, बट यू डोंट हैव द फुल कंट्रोल ओवर फाइनेंस। समझ में आ रहा है। उनको पार्शियली पावर प्रोवाइड किया गया कि तुम बैठो, सुनो, बोलो, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं किया जाएगा, तुम्हारा फुल कंट्रोल तुमको ग्रांट में नहीं मिला है। समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा फाइनेंशियल मैटर को, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो पब्लिक मैटर हुआ, समझ में आ रहा है, तो उसमें क्वेश्चन कर सकते थे, जो पहली बात बताया था, लेकिन वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते थे उसको लेके। एक होता है तुम्हारा क्वेश्चन करना, और एक होता है तुम्हारा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करना। तुम क्वेश्चन को लेके फिर कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो नहीं मिला था तुमको पावर में। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन मोटो तो यही था कि गवर्नर जनरल को जो पावर मिला है, वो पावर जैसे पहले था वैसे रिटेन होके हमेशा रहे। आफ्टर ऑल तुम्हारा इंडियंस लोग को जो थोड़ा थोड़ा पावर मिला है, उनका सबसे बड़ा पावर किसके पास है? गवर्नर जनरल के पास है। फुल कंट्रोल ओवर गवर्नर जनरल्स बोल सकते हो तुम, क्योंकि वो तुम्हारा काउंसिल को समन कर सकते थे। समझ में आ रहा है। जो काउंसिल था तुम्हारा, वो काउंसिल को क्या कर सकते थे? समन, डिसॉल्व भी कर सकते थे। समझ में आ रहा है। नॉमिनेशन के लिए भी ये क्या तुम्हारा रूल बना सकते थे। कुछ भी तुम्हारा जैसे अभी भी हो रहा है पार्लियामेंट में, लॉ हुआ, उस लॉ को अप्रूव करना। समझ में आ रहा है कि इसका काम क्यों इतना मिला, कि काम इसलिए इसको इतना मिल रहा है कि ये इंश्योर करना चाहता है कि जो ब्रिटिश कंट्रोल है इंडिया में, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस है जो चल रहा है, वो वैसे ही रहे हमेशा। उसके उन ब्रिटिश लोगों का बस दिमाग में यही चलता था कि गवर्नर जनरल को बैठाया जाए, वो तुम्हारा जो काउंसिल को समन कर सकते, डिसॉल्व कर सकते थे, रूल बना सकते थे, ताकि तुम्हारा जो ब्रिटिश कंट्रोल है ओवर इंडियन लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस, वो सब तुम्हारा जैसे है वैसे ही चलता रहे। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं इतना? ठीक है भाई। तो ये बात तो समझ में है। पहले और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं तुमको बताऊंगा, जो बोला था, जो 1885 का जो आईएनसी फर्म हुआ, उनके बीच जो तानाशाही हो गया, जो ब्रिटिश इस एक्ट और 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में जो लीडर्स थे, वो क्या थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को तरफ से जो मिला था पावर, वो थोड़ा उनको उतना एक्सेप्टेड नहीं किए थे। कौन? आईएनसी के जो लीडर्स थे। बहुत सारा क्रिटिसाइज मिला उनको। समझ में आ रहा है कि तुम्हारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन मिला, लिमिटेड पावर मिला इस चीज को लेके। तो उनके जो लीडर थे आईएनसी में, तो इनको इस सब चीज के बारे में लेके बहुत इनसफिशिएंट फील हुआ कि हमको तो मिलना चाहिए। हमारा डिमांड जितना भी था, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का जितना भी बड़ा जो ग्रेटर डिमांड था, वो तो इनसफिशिएंट फील हो रहा है हमको। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि तो जो इंडियन चाहते थे कि आईएनसी जो चाहते थे, जब से वो फर्म हुआ है, तो उनका जो सोच था कि इंडियन लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो गवर्नमेंट्स में है वो इंक्रीज हो सके।
समझ में आ रहा है कि इंक्रीज हो सके, उनका जो इंक्लूजन है वो इंक्रीज हो सके। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, पार्शियली एक्सेप्ट किया था, पार्शियली रेस्पॉन्स किया था उनका। समझ में आ रहा है, इसलिए उनको वो चाहते थे कि तुम्हारा जो बजट हो, मेनली जो बात हो चीज होती है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की हो रही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर है वो थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए, इंडियन लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। जो डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन के साथ साथ उनको वोटिंग मिले, उनको जितना भी पावर मिले फाइनेंशियल मैटर को लेके वो सब हाईली उनको पावर मिले, वो उनका डिमांड था। जो नीट जितना था वो सब उतना वो हाईलाइटेड किए थे, कौन, तुम्हारा जो आईएनसी का जो मेंबर्स थे तुम्हारा। समझ में आ रहा है, तो इस चीज को लेके उनके अंदर में क्या आएगा भाई, अगर वो डिमांड नहीं फुलफिल करेंगे, अगर डिमांड नहीं फुलफिल करेंगे तो बात तो वही आएगा ना, तो मूवमेंट होगा, फिर स्ट्रगल होगा, वो सब। तो ये एक्ट भी वन काइंड तुम बोल सकते हो कि वो तुम्हारा कैटलिस्ट टाइप का है, जो कि तुम्हारा कंट्रीब्यूट दैट इट कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। समझ में आ रहा है, एन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो है उनकी तरफ का एक कैटलिस्ट भी तुम समझ सकते हो। होगा ही, तुम्हारा इंडियन लोग का अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा तो मूवमेंट करेंगे ना भाई। तो वही तुम्हारा इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट को भी कंट्रीब्यूट एक चीज ये भी कर रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया इतना, ठीक है भाई। हाँ। तो पहली बात, ये जो तुम्हारा एक्ट है इसमें मेन तुम्हारा क्या समझ में आया कि इंडियन लोग को ओवरऑल देखेंगे कि इंडियन लोग का एंट्री मिला इधर, रिप्रेजेंटेशन एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर बट लिमिटेड पावर के साथ। डायरेक्ट इलेक्शन का इंट्रोड्यूस तो नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन का तुम्हारा इंट्रोडक्शन कंसेप्ट जो था तुम्हारा हो गया था थ्रू द लोकल बॉडीज लाइक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपालिटी हुआ तुम्हारा, यूनिवर्सिटी हुआ, और फिर तुम्हारा या क्या वो चम लोकल चैम्बर, सॉरी तुम्हारा चैम्बर ऑफ जो कॉमर्स था उधर। समझ में आया, तो वन काइंड तुम्हारा इनडायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट इधर जनरेट हो गया था। फिर तुम्हारा जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे सेंट्रल प्रोविंशियल काउंसिल में, इंडियन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर दिया गया। समझ में आ रहा है, लिमिटेड तुमको पावर दिया गया, लेजिस्लेटिव पावर दिया गया, तुमको फाइनेंशियल मैटर में पावर गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ओवरऑली देखेंगे तो ये सब था तुम्हारा क्या 1892 का तुम्हारा क्या जितना भी पॉइंट, जितना भी तुमको समझ में आ रहा है, हाँ, ये सब तुम्हारा आया। इस 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट कैसे तुम्हारा नेक्स्ट क्या जो तुम्हारा इंडियन काउंसिल एक्ट जो आएगा अभी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट कैसे वो, इस एक्ट कैसे रिलेटेड है इससे, क्योंकि अभी इनडायरेक्ट इलेक्शन का वो कंसेप्ट तो शुरू हो गया भाई। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन अगर शुरू हुआ है तो नेक्स्ट जो मेजर रिफॉर्म्स आएगा कि कैसे तुम्हारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट तो फिर बनाए जाएंगे ना मुस्लिम लोगों के लिए, लेजिस्लेटिव पावर बढ़ाने के लिए। कैसे तुम्हारा इलेक्शन का कंसेप्ट आया, फिर उधर तुम्हारा सेपरेट इलेक्टोरेट की बात भी आएगी अभी, तुम्हारा मुस्लिम लोग का जो क्या बोलते हैं उसको, इंक्लूजन करने के लिए। समझ में कैसे डिमांड किए थे वो मुस्लिम लोग,
कि हमारा एक सेपरेट इलेक्टेड, वो पढ़ेंगे हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1990, जो मोरले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। क्या मोरले मिंटो रिफॉर्म भी जिसे हम कहते हैं, वो कैसे तुम्हारा आएगा, समझ में आ रहा है? तो इतना दूर तक तुमको समझ में आ ही गया कि थोड़ा दिमाग में तो तुमको डायग्राम टाइप का थोड़ा फीड हो गया होगा कि जब 1892 की बात कहा गया कि इसमें क्या आया था, उसका शुरुआत क्यों हुआ था। जो 1885 तुम्हारा आईएनसी का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था तुम्हारा, उनका लीडर लोग का जो डिमांड था कि तुम्हारा ज़्यादातर ज़्यादा तुमको इंडियंस लोगों मेंबर तो तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में तुम्हारा एंट्री मिले, इंक्लूडिंग ग्रेटर पॉलिटिकल पावर्स। बट ये लोग तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको पार्शियली एड्रेस किए थे, पार्शियली एक्सेप्ट किए थे वो, और डायरेक्ट इलेक्शन की जगह वो इनडायरेक्ट इलेक्शन को सिलेक्शन की तरीका जो था वो थोड़ा लाए थे। जैसे कि लोकल बॉडीज तुम्हारा यूनिवर्सिटी हुआ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ, म्यूनसिपाल्टी हुआ, ये सब से लेके तुम्हारा रिकमेंड करेंगे कि कौन मेंबर आएंगे कौन नहीं, वो सब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। उसमें पावर लिमिटेड कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारा नेशनलिस्ट मूवमेंट का भी तुम्हारा वो जज्बा उनके अंदर आ गया था उस चीज़ को लेके। समझ में आया कैसे हुआ क्या नहीं? वो तो इतना समझ में आ गया, तुमको थोड़ा पढ़ लेने से और एक बार देख लेने से नहीं समझ में आएगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। हुआ। अभी हम चलते हैं दूसरे एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको कहा भी जाता है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं? ये भी एक रिफॉर्म्स है, वही जैसे ही तुम्हारा सब तो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के लिए ही एक्ट आ रहे हैं, अभी तक कितने पढ़ते आ रहे हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये भी तुम्हारा एक एक्ट पास किएंगे जो कि मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम पे जाना जाएगा। समझ में आया? तो इस एक्ट में पहले तो तुम्हारा एंट्री मिला पिछले वाला एक्ट में जो तुम्हारा था 1892 में, इंडियन लोगों को तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेशन को मिला था। उसका जो पार्टिसिपेशन बढ़ाया कैसे जाएगा वो इस एक्ट में आएगा। कौन से एक्ट में? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। कैसे ज़्यादा तक ज़्यादा लोग आएंगे? जैसे कि सोच लो फॉर एग्जांपल तुम एक होटल खोले हो, हुआ पहले पहले तो चलेगा नहीं, उतना कस्टमर आएंगे ही नहीं। धीरे धीरे तुम क्या करोगे भाई? ऐसे करोगे कि कैसे ज़्यादातर लोग आएंगे, एंट्री मिलेगा होटल में तुमको, वही सोचोगे ना। एक टाइम वैसे ही तुम सोच लो, पहले जो तुम्हारा था 1892 वाला, उसमें पार्टिसिपेशन हो रहा था कि आ सकते हैं। अभी उनका नंबर कैसे बढ़ाया जाएगा, उनका पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट्स। ब्रिटिश कंट्रोल तो करने के लिए लोग चाहिए ना, पार्टिसिपेशन चाहिए। ये था उसका मेजर फीचर कि कैसे इंक्रीज कर दिया जाए, इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन मेंबर इन गवर्नमेंट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन मेंबर इन गवर्नेंस। ये था उनका मेजर फीचर्स था इस एक्ट का। समझ में आ रहा है? तो भाई बात तो फिर वही, अगर पार्टिसिपेशन अगर लोग घुसते आएंगे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को तो एक्सपांड करेंगे, करना ही पड़ेगा। वही बात है तुम्हारा कि फिर से तुम्हारा क्या हुआ, एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को फिर तुम्हारा एक्सपांड करना पड़ा, कर दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ है तुम्हारा? सेंट्रल में भी, प्रोविंशियल लेवल में। एक था तुम्हारा सेंट्रल में जो गवर्नर जनरल का जो इंक्लूडिंग काउंसिल था, और तुम्हारा प्रोविंशियल जो तुम्हारा बॉम्बे मद्रास वाला सीन था वही। तो उनका जो मेंबर था वो भी तुम्हारा सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा तक ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया। समझ में आ रहा है? और फिर सेपरेट इलेक्टोरेट का भी तुम्हारा इंट्रोडक्शन किया गया भाई।
क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट का भी। क्यों भाई, क्यों जरूरत पड़ा ये? क्योंकि जो सेपरेट इलेक्टोरेट बनाना था जो मुस्लिम लोग के हुआ, वो कराने के लिए, समझ में आ रहा है। एक था तुम्हारा मुस्लिम कम्युनिटी भाई, हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने का जो डिमांड था, ये तो तुम्हारा मुस्लिम कम्युनिटी का ही था कि मुस्लिम लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी से उनका जो इलेक्टोरेट है वही ही इलेक्ट करेंगे उनको। कहाँ पर? तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जो समझ में आया, एक्सक्लूसिवली फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी से जितना भी लोग आना चाहते हैं, उनका जो इलेक्टोरेट जो बनाया गया था वो दूसरा बनाया गया था उनका। समझ में आ रहा है। तो इधर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी आ गया भाई कॉन्सेप्ट, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का भी कॉन्सेप्ट तो आ गया मुस्लिम लोग की वजह से, हुआ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया। समझ में आया। तीसरी बात और एक इम्पोर्टेंट बात है, पहले इंडियंस मेंबर को तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेशन और इंक्लूजन किया गया था। अभी बात होगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन लोग को मिला है कि नहीं, हुआ। तो इस एक्ट में इंडियन मेंबर को तुम्हारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तुम्हारा एंट्री मिलेगा भाई, इंक्लूजन मिलेगा, इंडियन मेंबर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। समझ में आ रहा है कि इंडियन लोग को कैसे तुम्हारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री मिलेगा अभी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम तुम बोल सकते हो कि इंडियन लोग को अलाउड टू बी पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द वाइसरॉय और द गवर्नर। वाइसरॉय तुम्हारा सेंट्रल में, गवर्नर जो थे तुम्हारा प्रोविंशियल में। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। तो सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेवल में जो इंडियन काउंसिल का जो जो काउंसिल का जो तुम्हारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उधर इंडियन लोग को इंक्लूजन मिला। तो सच इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार लॉ मेंबर कौन बने थे भाई, याद रख लेना भाई, सत्येंद्र सिन्हा बने थे, सॉरी सत्येंद्र प्रसाद बने थे, मेरा भी तो प्रसाद, ठीक है। कौन? सत्येंद्र प्रसाद। समझ में आया। एंट्री मिला वाइसरॉय में, वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐसे लॉ मेंबर कौन आए थे? सत्येंद्र प्रसाद थे वो। समझ में आया। इंडियन लॉ मेंबर फर्स्ट बने थे सत्येंद्र प्रसाद। समझ में आया कि नहीं? तो फिर और एक बात, ये तो एग्जीक्यूटिव का हुआ सेंट्रल में। प्रोविंशियल में क्या किया गया कि जो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी था, समझ में आ रहा है, तो उनका एक मेजोरिटी बने, नॉन ऑफिशियल मेंबर का एक मेजोरिटी बने, इसलिए वो प्रोविंशियल लेवल में भी उनका एंट्री को इंक्रीज कर दिया गया। पहले जो प्रोविंशियल लेवल में नॉन ऑफिशियल मेंबर जो जितना भी थे, उनका एक मेजोरिटी बन के रहे, तुम अपना एक मेजोरिटी बना सकते हो, हुआ, वो तुमको प्रोवाइड कर दिया गया। समझ में आया। और दूसरी बात, पहली जो तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो बात हो रही थी पहले 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट में, जो इंडियंस लोग को जितना भी तुम्हारा लिमिटेड पावर प्रोवाइड किया गया था, लाइक इन डिस्कसिंग द बजट और इन पब्लिक मैटर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लेके, वो सब चेंज कर दिया गया।
उनको ग्रांट मिल गया कि तुम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कर सकते हो। समझ में आया? बजट में डिस्कस हुआ, बजट रिजोल्यूशन हुआ, जैसे वोटिंग हुआ, वो सब तुम कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल पावर जो रहेगा वो ब्रिटिश अथॉरिटी के पास ही रहेगा। स्टिल इंडियंस वेर इन पार्शियल पावर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमको तो धीरे धीरे पावर ऐसे फेंक रहे हैं ब्रिटिशर्स इंडियन लोग को। ले भाई, तुम पिछले एक्ट में बता रहे थे ना 1892 में तुमको लिमिटेड पावर प्रोवाइड किया गया था, ले ले जा, तुमको मिला। बजट में तुम्हारा क्वेश्चन कर सकते हो, तुम्हारा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते हो, वोटिंग कर सकते हो, ये सब मिला, लेकिन स्टिल वी हैव द सुप्रीम अथॉरिटी ओवर योर काउंसिल्स। जितना भी काउंसिल ने बनाया गया था, वो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास था? ब्रिटिश के पास था। फिर तो बात वही हुआ कि इंडियन लोग को ये बात हजम ही नहीं होगा भाई। अगर पावर तुम्हारे पास ही रहेगा, धीरे धीरे हमको ऐसे पावर, तो बात तो वही हुआ, नेशनलिस्ट मूवमेंट का भी एक तुम्हारा क्या आर्यन बन गया, कस बन गया तुम्हारा। समझ में आया? तो बात हम थोड़ा अभी करेंगे जो तुम्हारा सेपरेट इलेक्टोरेट के बाद। बहुत लोग को थोड़े इसकी बात में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्या है क्या नहीं, क्यों आया। हुआ जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो आया बना इस एक्ट में, बात तो ये हुआ ना, मेन नया चीज़ सुनने को मिल रहा है भाई, सेपरेट इलेक्टोरेट किया है, हुआ। तो उसकी बात थोड़ा करेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो मेनली इंट्रोड्यूस किया गया था किन लोग के लिए? मुस्लिम्स के लिए। समझ में आया? और वो था इस एक्ट के थ्रू, जो मोल्ले एक्ट बोलते हैं। तो और हमारा इंडिया जो है, अगर देखेंगे हमारा इंडिया क्या हिंदू मेजोरिटी है इंडिया ज़्यादातर। तो उनका जो मुस्लिम्स लोग के थे, वो मुस्लिम लोग भी तुम्हारा देखेंगे तो वो भी इंक्लूड होना चाहते थे, हुआ। और जो जितना भी पावर था, अभी हिंदू लोग के पास ज़्यादा पॉलिटिकली पावर था, और तुम्हारा मुस्लिम लोग के पास पार्शियली था, मार्जिनल था, बहुत कम था तुम्हारा। समझ में आया? तो इसमें जो लॉर्ड मिंटो थे, कौन? लॉर्ड मिंटो, जो तुम्हारा वाइस रॉय थे, तो मुस्लिम लोग का इंटरेस्ट जो था उनको सेफगार्ड करने के लिए, उनका डिमांड जो था, उनका रिप्रेजेंटेशन जो था, उनको सही सलामत रखने के लिए उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया, ताकि हिंदू जैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुस्लिम लोग भी ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक कदम जैसे हिंदू दे रहे हैं, एक कदम उनका मुस्लिम का भी हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ऑफिशियली अगर देखेंगे तो लॉर्ड मिंटो इस बात को लेके तो सहमत हो गया भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो नेशनल कांग्रेस में तो मुस्लिम लोग भी थे ना, उनका भी इंटरेस्ट यही था। वो अंदर अंदर जो हिंदू मुस्लिम जो भी थे वो अलग बात है, लेकिन उनका जो कॉमन इंटरेस्ट ये था कि उनको जो आईएनसी का जो डिमांड था उस टाइम में, कि उनको एक सेपरेट उनका देश उनको वापस मिले, किसके अधीन में नहीं मिला। उनका जो कॉमन इंटरेस्ट था वह समझ में आया कि नहीं, वो मिले। तो जितने भी तुम्हारा मुस्लिम्स इलेक्ट होते आते थे, वो कहाँ से आएंगे? उनके जो मुस्लिम कम्युनिटीज थे, जो मुस्लिम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूंसी था, उधर से आएंगे वो लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे जो हो रहा है उस टाइम में, इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज फर्स्ट क्या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट तुम्हारा क्या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से।
तो भाई एक तो काम तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा सेपरेट इलेक्टोरेट बना, लेकिन इसका एक डिमेरिट्स भी आया, लिमिटेशन भी आया कि ये तो हिंदू मुस्लिम के बीच तो कम्युनल डिवीजन कर दिया ना सेपरेट। एक तो पहले हुआ था, वो उनका डिमांड भी कुछ गलत नहीं था कि हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारा भी अलग हो, लेकिन ये तो कम्युनल डिवीजन भी बना दिया हुआ, जो कि बाद में तुम्हारा कम्युनिटीज के बीच एक टेंशन भी क्रिएट हो गया था। बट ये जो इंट्रोडक्शन हुआ कम्युनल डिवीजन, डिमांड तो कर लिए मुस्लिम लोग ने, लेकिन ब्रिटिश हाँ करने के पीछे भी तो रीजन होगा ना। वैसे ही तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी मुंह के मुंह में हाँ तो नहीं बोल देता। उनका तो कांग्रेस को ये बात समझ में आ गया था कि ब्रिटिश का जो तरीका है इसमें हाँ बोलने का, वो मोटिव कुछ अलग जरूर रहा होगा। क्योंकि एक तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट बना के तुम्हारा क्या कर दिए, सेपरेट इलेक्टोरेट बना के ये क्या कर दिए, कम्युनल डिवीजन कर दिए। कम्युनल डिवीजन, हिंदू मुस्लिम अलग भाई वाह। तो कम्युनल डिवीजन अगर कर दिए तो बाद में ये क्या हो सकता है कि तुम्हारा कम्युनिटीज के बीच हाथासाई भी हो सकता है बाद में। इसलिए इस बात को लेकर कांग्रेस नहीं चाहता था कि ये सिस्टम जो है तुम्हारा बंद करो, हम नहीं चाहते ये सब। इनिशियली वो सब अपोज कर देते कि ब्रिटिश का तो आँख में तो ये बात हमको ये दिख रहा है कि ये तो डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी बना रहा है। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल का वो स्ट्रैटेजी बना रहा है, इसलिए इनिशियली इसको अपोज कर रहे थे। समझ में आ रहा है? बट तुम्हारा जो लखनऊ जो तुम्हारा क्या जो लखनऊ में इस बात में तुम्हारा एक्सेप्ट कर लिए थे बाद में कि हिंदू मुस्लिम वाला जो तुम्हारा यूनिटी है ब्रिटिश रूल में, लखनऊ पैक्ट जो तुम्हारा 1916 में, ये 1909 का है ना ये बात, टॉपिक जो बातचीत उठा है अभी। तो लखनऊ पैक्ट में ये क्या हुआ था, तुम्हारा सेपरेट इलेक्टोरेट्स को वो एक्सेप्ट किए थे, वो तुम्हारा ये लो सेपरेट इलेक्टोरेट मेनली तुम्हारा मुस्लिम लोग के डिमांड की वजह से ही बना था। समझ में आ रहा है? इतना बात समझ लो, बाद में जब आईएनसी पढ़ेंगे तो हम उसमें थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे उस वक्त में। समझ में आया? इतना तो समझ में आया, इतना दूर क्यों था कि नहीं समझ में आया कि नहीं? तो 1909 जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, इसमें थोड़ा हम कंट्रोवर्शियल बात करेंगे कि ये जो एक्ट आया है अभी 1909, डिड दिस एक्ट एक्सेलरेट द डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ रूल को एक्सेलरेट कर रहा था क्या ये? समझ में आ रहा क्या बताना चाहता हूँ? तो इस चीज को लेके हम अभी थोड़ा बात करेंगे। तो इंडियन काउंसिल 1909 में जो तुम्हारा पावर तो ग्रांट कर दिया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो पार्टिसिपेशन को बढ़ा दिया गया, तुम्हारा नॉन ऑफिशियल मेंबर को इंक्रीज कर दिया गया, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया, जो लिमिटेड पावर थे पिछले वाले एक्ट में वो सब तुमको ग्रांट में मिल गया। बट स्टिल फॉर इंडियन लीडर्स इट इज इनसफिशिएंट। एंड व्हाई इनसफिशिएंट? Because the supreme authority still lies in the hand of British government, इसलिए उनको इनसफिशिएंट लगा ये। और उनका डिमांड तो बड़ा था कि वो सेल्फ गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। क्या? इंडियन लीडर लोग का वो सेल्फ गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। तो अभी जो थोड़ा थोड़ा जो मॉडरेट डिमांड कर रहे थे अभी एक्ट में, अभी उनका जो डिमांड
का डायरेक्शन बदलेगा भाई। मॉडरेट डिमांड का जो डायरेक्शन अभी शिफ्ट होगा किस तरफ भाई, नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरफ हुआ। ये लोग और डिमांड फिमांड नहीं भाई, हम मूवमेंट करेंगे। बहुत हो गया, तुम जैसे भीख की तरह दे रहे हो थोड़ा थोड़ा पावर हमको, बहुत हो गया। अभी ये क्या, नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरफ, सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ मूव करेंगे। समझ में आ रहा है, सब लोग जो स्वराज, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बात तो ये हुआ इतना कि तुम्हारा मॉडरेट डिमांड से कैसे ये लोग तुम्हारा नेशनलिस्ट मूवमेंट की टाइप आ रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा हम कंपेयर कर लेते हैं, इतना में रखते हैं। अभी थोड़ा कंपेयर करेंगे 1909 वाला एक्ट और तुम्हारा 1892 वाला एक्ट को। हुआ पहले तुम्हारा 1892 वाला और इधर रखते हैं 1909 वाला। पहले हम इलेक्शन की बात करेंगे। इलेक्शन की बात करेंगे, इलेक्शन टाइप कैसा था। इधर तो इलेक्शन टाइप इनडायरेक्ट नॉमिनेशन था तुम्हारा। क्या था भाई, इनडायरेक्ट नॉमिनेशन था, नॉमिनेटेड हो के आ रहे थे लोकल बॉडी से लेके। हुआ, मैंने बताया था इलेक्शन का कंसेप्ट एराइज हुआ था इधर, इनडायरेक्ट इलेक्शन का हुआ, इलेक्शन में जो प्रोसेस है वैसा, लेकिन वो इनडायरेक्ट नॉमिनेशन, नॉमिनेटेड होके आ रहे थे। और गवर्नर जनरल जो थे तुम्हारा फाइनल अपॉइंटमेंट देते थे। लोकल बॉडीज तुम्हारा मेंबर नॉमिनेट करके भेजेंगे, गवर्नर जनरल तुम्हारा फाइनल अपॉइंटमेंट देंगे। तो इसमें नो डायरेक्ट इलेक्शन, कुछ डायरेक्ट इलेक्शन कुछ था ही नहीं। समझ में आया इतना। इधर हुआ तुम्हारा इनडायरेक्ट इलेक्शन का इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। समझ में आया, जैसे तुम्हारा आते थे पहले लोकल बॉडीज में, जैसे कॉलेजेस में हुआ, उधर अभी आएंगे वैसे। पहले नॉमिनेटेड होके आते थे, अभी इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया तुम्हारा। ये समझ में आया। और फिर मेंबर्स की बात करेंगे, पहले कितना मेंबर थे, अभी कितना मेंबर बढ़ा दिया गया, वो सब मेंबर की अब बात हम करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी तो जो छोटे छोटे काउंसिल्स में थे उसमें लिमिटेड इंक्रीज किया गया बस, और लिमिटेड, सब कुछ लिमिटेड था भाई। मान लो सब कुछ ही लिमिटेड था इसमें, पावर से लेकर तुम्हारा मेंबर था, नॉन ऑफिशियल मेंबर भी तुम्हारा लिमिटेड थे। समझ में आया। लेकिन इधर इस एक्ट 1909 वाला जो एक्ट था तुम्हारा, इसका एम ही था कि इंक्रीज करना क्या, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या, लोग तो आएंगे ना। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ काउंसिल, वो सेंट्रल तो था तुम्हारा, और जो तुम्हारा प्रोविंशियल था उसमें मेंबर्स लोग को भी तुम्हारा एक्सपांड किए थे इधर। समझ में आया। तुम्हारा सेपरेट मुस्लिम का जो इलेक्टोरेट बना था इसमें नहीं था, इसमें बनाया गया। समझ में आया, समझ में आया। और पावर्स को लेके हम बात करेंगे। पावर्स भी इधर लिमिटेड था, किधर, इन डिस्कसिंग, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, वोटिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन इधर सब कुछ तुमको ग्रांट में मिला। कौन सा, 1909 में। समझ में आया। तो इस एक्ट का इम्पैक्ट क्या रहा, इस एक्ट का इम्पैक्ट क्या, इस एक्ट का इम्पैक्ट इस एक्ट में पड़ेगा भाई। अभी इधर तो क्या, इलेक्शन के बारे में कुछ बातचीत ही नहीं हुई। फर्स्ट तो इंट्रोड्यूस किया
क्या इलेक्शन का प्रिंसिपल जो था कैसे हुआ वो था क्या था, बस तुम्हारा सिंबॉलिक टाइप का था, नॉमिनेशन था तुम्हारा, इनडायरेक्ट था। लेकिन इधर क्या हुआ तुम्हारा, जो इम्पैक्ट रहा, इंडियन लोग का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया गया तुम्हारा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में इलेक्शन आया तुम्हारा, सेपरेट इलेक्टोरेट तुम्हारा बनाया गया। इसमें समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं? तो थोड़ा बस दो ही एक्ट पढ़े हैं हम, 1892 वाला इंडियन काउंसिल एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ। इन दोनों एक्ट को आप लोग अच्छे से थोड़ा पढ़िएगा, फिर एंड में क्या करेगा कि दोनों को थोड़ा कंपैरिजन स्टडी करना कि पहले एक्ट में तुम्हारा किस पर्पस के लिए आया था, क्यों आया था, वो उसमें क्या बदलाव लाया गया, वो सब थोड़ा कंपैरिजन स्टडी अगर करोगे तुमको पता चलेगा, भूलोगे नहीं। वो इस टाइम में वाइसरॉय कौन थे, वैसे वाइसरॉय तो याद करने वाला बात नहीं, 1909 को तुम्हारा मोरले मिंटो का आया था। जो वाइसरॉय थे तुम्हारा, वो तुम्हारा मुस्लिम लोग का जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को लेके वो अप्रूवल दिए थे। वह जो पिछले वाला थे तुम्हारा लॉर्ड्स लैंडसोन, उस टाइम में 1892 वाला जो एक्ट पास किए थे कौन, जो सेक्रेटरी कौन थे तुम्हारा, लॉर्ड क्रश थे, क्रश कर दिए थे वो सब कुछ। वैसे तुम्हारा याद कर सकते हो तुम। आज के लिए हम रखते हैं क्लास यहीं पे। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ अपना भी ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना है। वाह, फिर मिलेंगे हम दूसरे क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ। ठीक है, रखते हैं। जय हिंद भाई।